वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल DSC क्लास 59। तो गाइस एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को और कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना ली है, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट किए हैं। और अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप जाके वीडियोज़ देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट टर्म है वो क्या है? परचेज, यानी क्रय या खरीदना। ठीक है। अब परचेज मतलब क्या है? पहली बात तो अकाउंटिंग में परचेज हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी गुड्स की बात हो रही हो। ठीक है। इट्स मीन परचेज का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ यूज़ किसके लिए होता है? यूज्ड ओनली फॉर गुड्स। अब ये गुड्स क्या? गुड्स मतलब वस्तुएं। तो इसका मतलब क्या है कि परचेज हमेशा गुड्स के लिए यूज़ होता है। अब गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब ये है कि फर्म किसी भी चीज़ को परचेज करती है रीसेल करने के पर्पज़ से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब जो फर्म का बिजनेस है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल परचेज करना ही क्या होता है? गुड्स होता है। ठीक है। और परचेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक्वायर करना फॉर ए प्राइस। ठीक है। प्राइस के बदले किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हो और वो चीज़ क्या है? आपको रीसेल करनी है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। ठीक है। तो एनीथिंग क्या कर रहे हो तुम? तो गाइज एनीथिंग एक्वायर फॉर ए प्राइस, यानी प्राइस देकर किसके लिए? फॉर रीसेल। ठीक है। आप कुछ भी एक्वायर कर रहे हो प्राइस देकर, किस लिए? उसे रीसेल करने के लिए, वो क्या है? परचेज है। ठीक है। अगर आपने उसको रीसेल करने के पर्पज़ से नहीं उसकी पेमेंट करी है तो वो क्या है? परचेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो एनीथिंग है वो क्या है? वो क्या है? गुड्स है। उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो नेक्स्ट टर्म है आपका परचेजेस रिटर्न, यानी क्रय वापसी। अब क्रय वापसी का मतलब क्या है कि आपने जो गुड्स परचेज किए थे वो आप अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न। अब रिटर्न करने का कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई हो, और हो सकता है क्या कहते हैं, आप जो बाकी के प्रोडक्ट हैं वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, यानी जिस ब्रांड जिस साइज़ का आपने मंगाया था शायद कुछ प्रोडक्ट उस साइज़ का ना हो, कुछ उसमें वेस्ट निकल गया हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपने अगर अपने प्रोडक्ट को, अपने परचेज़ को अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो उसको ही क्या बोलते हैं? हम परचेज़ रिटर्न बोलते हैं। इसको समटाइम हम क्या क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। तो याद रखिएगा, इसको कई बार परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, सेल्स यानी विक्रय। अब सेल्स का मतलब क्या होता है गाइस? सबसे पहले सेल्स का मतलब समझ लीजिए। सेल्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑनरशिप टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, किसको? किसी भी चीज़ की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना, किसको? कस्टमर को। किसके लिए? पैसों के बदले। तो वही क्या है? सेल्स। अब क्या है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल सपोज एक क्या है? प्रोडक्ट है। अब इस मोबाइल को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको? इस मोबाइल की ऑनरशिप ट्रांसफ़र किसको कर रहे हो? किसी कस्टमर को। अब उसके बदले क्या लोगे आप? पैसे लोगे। तो सेल्स मतलब समझ गए। सेल्स का मतलब यहाँ समझ लिए, सेल्स का मतलब ओनली है सेल ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। इसका मतलब जो फर्म की एक्टिविटी है उससे जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसी को हम, उस प्रोडक्ट को सेल करना ही क्या है? हम सेल्स मानते हैं। यानी अगर मान लो उसकी फर्म की क्या है? क्लोथ्स की फर्म है। ठीक है। वो क्या है? क्लोथ्स की फर्म है, यानी वो कपड़े बनाती हैं। अगर कपड़े से रिलेटेड क्या है? हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कपड़े को हम सेल कर रहे हैं, तो ही हम उसे सेल्स बोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे। किसी एसेट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे। तो समझ गए? सेल्स का मतलब क्या है? जो फर्म की एक्टिविटी है, जो फर्म का बिजनेस है, उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना, उसी को हम सेल्स बोलेंगे। अगर हमने
किसी एसेट को सेल किया है, बेचा है, तो उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे। अकाउंटिंग का मतलब सेल्स में क्या होता है, सेल्स का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में, जो फर्म का बिजनेस है उस बिजनेस के प्रोडक्ट को अगर आप कस्टमर को ऑनरशिप दे रहे हो उसकी पैसों के बदले, तो ही उसको सेल्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब सेल्स में क्या है, टोटल सेल्स आ जाती हैं, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी, तो ये दोनों ही मिलके क्या है, टोटल सेल होती है। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सेम ऐसे टोटल परचेज क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, इस समझ आ गया। तो आई होप आपको सेल्स समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। फोर्थ है सेल्स रिटर्न, जिसे बोलते हैं विक्रय वापसी। अब विक्रय वापसी का मतलब क्या है, कोई कस्टमर जिसको आपने सेल करे हैं प्रोडक्ट, अब वो आपको रिटर्न कर रहा है। रीज़न वही हो सकता है एक्सेस क्वांटिटी, हो सकता है उस सैंपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना रहा हो, वो हो सकता है साइज़ ऊपर नीचे हो गया हो। तो क्या है, आपका कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है जो आपने उसको सेल किया था, तो उसको ही बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको हम कई बार रिटर्न इनवार्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवार्ड। ठीक है, तो अगर हम टोटल सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं रिटर्न इनवार्ड, तो उसको बोलते हैं हम नेट सेल्स। ठीक गाइस, नेट सेल्स मतलब है टोटल सेल्स में से अगर हम रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देते हैं तो वो क्या है, नेट सेल्स है। ऐसे इधर भी नेट परचेज क्या होता है, नेट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेट परचेज, नेट परचेज। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है। फिफ्थ टर्म है हमारा स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, एक ही बात है। ठीक है, स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए गाइस, स्टॉक का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम रहतियाँ, या इसको कई बार हिंदी में हम स्टॉक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए आपने मोमोज़ की शॉप खोल रखी है, अब मोमोज़ का शटर आप रात को बंद करने वाले हो, तो आप बंद करोगे तो कुछ मोमोज़ बच जाएंगे। ठीक है, कुछ मोमोज़ क्या बन के रखे होंगे आपने, अब वो बच जाएंगे, कस्टमर नहीं आए होंगे तो वो बच जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन की जब आपने क्लोज़ किया तो उस दिन जो प्रोडक्ट आपको बचा था उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक का मतलब वही है कि किसी अकाउंटिंग ईयर के एंड में, यानी किसी साल के अंत में जब अकाउंट क्लोज हो रहे होते हैं, तो उस टाइम जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह गए हैं, यानी जो बिकने से बच गए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, स्टॉक बोलते हैं। तो ऐसे गुड्स जो अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। एक है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सेम उसी एग्जांपल आ जाइए मोमोज वाले पे। अगर आपने एंड में रात को बंद की शॉप, तो जो गुड्स बचे थे वो क्या थे, बंद होने के टाइम पे थे, यानी आपकी शॉप क्लोज होने के टाइम पे गुड्स बचे थे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ ईयर जो बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि उसी प्रोडक्ट को आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उससे सबसे पहले यूज़ करोगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जब आप न्यू ईयर स्टार्ट कर रहे हो, न्यू ईयर स्टार्ट करने के टाइम पे जो स्टॉक में पहले से आपको पिछले साल का बकाया है, उसे क्या बोलते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक गाइस, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर अपने आप ही ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक गाइस, समझ आ गया। आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इन्वेंट्री। अब देखिए गाइस, समटाइम हम स्टॉक और इन्वेंट्री को एक ही वर्ड समझते हैं, एक बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या है, कई बार हम स्टॉक और इन्वेंट्री को सेम समझते हैं और कई बार वो सही भी है, लेकिन अगर डीपली हम देखें तो इनमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इन्वेंट्री और स्टॉक का मतलब कई बार हम एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक क्या है और इन्वेंट्री क्या है। ठीक है, और देखिए कि अब आप के पास क्या है, एट द एंड ऑफ, यानी एंड ऑफ ईयर में, एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ गुड्स बचे हैं, कुछ गुड्स बचे हैं। अब उसमें कुछ गुड्स कैसे होंगे, हो सकता है उसमें टोटली क्या हो, रॉ मटेरियल पड़े हों, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल,
इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपका क्या है, फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, आपका क्या है, फर्नीचर का बिजनेस है। तो जब साल एंड हुआ तो मान लो आपने 1000 kg वुड लेके आए थे, यानी लकड़ियाँ लेके आए थे, कितने, 100 kg, ठीक है। अब मान लो उसका आपने 90 kg का तो प्रोडक्ट बना रहे हो, बट 10 kg अभी सेम वैसे का वैसा ही पड़ा है, उसमें कोई भी क्या है बदलाव नहीं हुआ है। जैसे लेके आए थे 100 किलो में से 90 किलो तो आप यूज़ कर रहे हो, 10 किलो वैसे का वैसा ही पड़ा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसे लेके आए थे वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी, ठीक है। जो सेकंड है हमारा वो है क्या, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ गुड्स तो बन चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे आप फर्नीचर की शॉप बिजनेस था आपका, तो फर्नीचर आपने लकड़ियाँ लेके आए, उसको क्या है आपने पूरी शेप दे दी है, बस उसकी पेंटिंग और क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग थोड़ी बाकी है, बाकी आपने पूरा क्या है, कुछ वर्क हो गया है बट कुछ बाकी है, उसमें पेंटिंग बाकी है और कुछ डेकोरेशन होता है वो बाकी है, बट वो बन के तैयार हो गया है, ठीक है, यानी कुछ वर्क तो हो गया और कुछ बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड, ठीक है। यानी जब एंड हुआ ईयर तो कुछ काम तो उसमें हो चुका था बट कुछ काम बाकी था, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब जो थर्ड है वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अब इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स अप टू डेट रेडी है, पूरे 100% वर्क हो चुका है उसमें, ठीक है, 100% उसमें वर्क हो चुका है बट अभी वो सेल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब वो पूरे प्रोडक्ट बन के फर्म में पड़े हैं या गोदाम में पड़े हैं बट सेल नहीं हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है। इसमें क्या है, स्टॉक भी है, फोर्थ क्या है इसका पार्ट, स्टॉक। स्टॉक सेम यही वाला, कुछ ऐसी चीज़ जो आप परचेज करके लाए हो रीसेल करने के लिए, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या है, एक वाइडर टर्म है, एक बड़ा रूप है किसका, स्टॉक का। इन्वेंट्री के अंडर ही क्या है, स्टॉक आता है, ठीक है। तो क्या हमारा नेक्स्ट टर्म है, क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक। देखिए सबसे पहले तो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कुछ भी चीज़ हमने क्या है, क्रेडिट यानी उधार में डील करी हमने, किसमें, उधार में, तो सबसे पहले इसका अस्तित्व जब आता है जब हमने कोई चीज़ उधार में करी हो, ठीक है। अब कोई भी चीज़ क्या है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को आपने अगर उधार में सेल किया है, उसकी पेमेंट अभी नहीं मिली है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी आपने गुड्स और सर्विसेज को उधार में सेल कर दिया है बट उसकी पेमेंट अभी नहीं आई है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है गाइस। अब ट्रेड रिसीवेबल्स दो वर्ड्स इसमें आते हैं एक साथ, एक को बोलते हैं हम डेटर्स और एक को बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स। अब देखो दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। अब डेटर क्या है, मान लो आपने अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या करा है, सेल करा है, किसे करा है, क्रेडिट में किया है, ठीक है। किसको सेल किया है, क्या, क्रेडिट में, किसको, क्या सेल किया आपने, गुड्स, किसको किए हैं, किसी पर्सन को किए हैं, यानी पर्सन का नाम है एक्स मान लो, ठीक है। आपने सेल किए हैं क्रेडिट में, क्या, गुड्स, किसको, किसी पर्सन को। अब ये पर्सन क्या करेगा, फ्यूचर में आपको पैसे देगा, यानी रिटर्न क्या देगा, पैसे देगा, तो इस पर्सन को ही हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स मतलब समझ गए, आपने जिसको क्रेडिट में गुड्स और सर्विसेज को सेल किए हैं बट अभी उसने पेमेंट नहीं करी है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तब तक के लिए उसको क्या बोलते हैं, हम डेटर्स बोलते हैं। वो फर्म के लिए क्या होता है, डेटर्स होता है, कौन, वो पर्सन, ठीक है। आइए अब बिल रिसीवेबल्स पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही है कंडीशन, आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को, किसको, किसी पर्सन को, सपोज वाई है उस पर्सन का नाम, ठीक है। इस केस में क्या है, आप सेल कर रहे हो, आप क्या हो, सेलर हो, आप कह रहे हो भाई मुझे वाई तुम पे कोई भरोसा नहीं है कि आप दो या बाद में पैसे दो या मत दो, ऐसा करो मैं एक लेटर लिखता हूँ, उस लेटर पे मैं ये लिख देता हूँ कि आपने इतने आज इतने रुपए के मेरे से प्रोडक्ट खरीदे हैं, आप इतने दिनों बाद मुझे पेमेंट कर दोगे, अगर आप एग्री हो तो इस पे साइन करके आप मुझे वापस दे दो ये लेटर, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, इस लेटर को बोलते हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब
ये बिल्स, इस बिल के पैसे जिसको प्राप्त होंगे उसके लिए क्या बोलते हैं हम, उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको ये चीज़ रिसीव होगी, इसका मतलब क्या है, इस पे जो पेमेंट लिखी है किसको रिसीव होगी, सेलर को। तो सेलर के लिए क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल है। इस लेटर को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जिसको पैसे मिलते हैं उसके लिए ये बिल रिसीवेबल होता है। यानी मान लो वाई ने अभी तो बोल दिया बट बाद में नहीं पे करे फिर, तो गाइज ये क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर लास्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड वाई डिनाई कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो सेलर के पास पूरा राइट होता है इस पे केस करने का, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो समझ गए गाइज ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है।